स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज की मेरी इस ऑनलाइन क्लास वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के प्रकार। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको फॉसिल्स शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया था। फॉसिल्स बनने की क्रिया जिसे जीवाश्मीय भवन कहते हैं, फॉसिल कैसे बनते हैं, जीवाश्मीय भवन कहलाती है। जीवाश्मीय भवन की थियरीज के बारे में बताया था, यानी फॉसिल्स कैसे बनते हैं, रिप्लेसमेंट थ्योरी और इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में बताया था, और फैक्टर्स जो कि फॉसिल बनने को प्रभावित करते हैं इसके बारे में पढ़ाया था। इस सब के बाद हम आते हैं फॉसिल्स के प्रकार पर। फॉसिल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से फॉसिल्स को 8 भागों में बांटा गया है, 8 प्रकार में बांटा गया है। ये प्रकार आप देख पा रहे हैं, आप ये 8 प्रकार के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इम्प्रेशन, कंप्रेशन, इंक्रस्टेशन, पेट्रिफिकेशन, ममीफाइड प्लांट्स, कोल बॉल्स, अम्बर एंड सीडो फॉसिल्स। सबसे पहले हम ले लेते हैं इम्प्रेशन फॉसिल, यानी मुद्राश्म, हिंदी में इसको कहते हैं, नाम बता रहा है, यानी इसकी छाप है ना। मुद्राश्म यानी छाप, यानी गीली मिट्टी है, हम बच्चे खेलते हैं गीली मिट्टी में, अगर आप अपना हाथ या पैर या आप उस पे चलते भी हो आप, तो आपका एक इम्प्रेशन, पैर का इम्प्रेशन जो है वो मिट्टी में पड़ जाता है। वो मिट्टी अगर चट्टान बन जाए तो आप वो निशान का फॉसिल की तरह, वो चट्टान फिर अब वो निशान एक फॉसिल की तरह दिखाई देता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि इसमें पौधे के कुछ अंग या उसका संपूर्ण भाग जो है वो छाप के रूप में मिलता है, और इस जीवाश्म में कार्बनिक भाग जो है वो नहीं पाया जाता है। इन जीवाश्मों में अवसाद या जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, जो चट्टान है, इन अवसाद पर पौधे के उसके कुछ भाग का या पौधे के प्लांट पार्ट, जैसे तना है, फूल हैं, पत्ती हैं, है ना, कोई भी पार्ट हो सकता है या पूरे का पूरा छोटा पौधा हो सकता है, उसका इम्प्रेशन जो है वो मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे लीव्स हैं वो सेमी सॉलिड अर्ध तरल मृदा पर गिरती हैं, तब उन अर्ध तरल मृदा का धीरे धीरे चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है और पादप अंगों का विघटन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उसकी जो छाप है पत्ती की वो उसके ऊपर पड़ जाती है। तो आप इसमें देखिए, आप ये फोटोग्राफ के अंदर ये चट्टान के रूप में, यहाँ पर वाइट वाला पार्ट जो है वो चट्टान है, और यहाँ ये आपको पर्णकों के इम्प्रेशन दिखाई दे रहे हैं। साइकेड्स का फॉसिल है और यहाँ पर्णक बनते हैं, तो ये पर्णक आपको दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, और छाप गहरी है, चट्टान लाइट इन कलर आपको दिख रही है, और जो उसकी छाप है वो बिल्कुल हल्की दिखाई दे रही है। तो इस तरह से एक साफ इस चट्टान पे पता चल रहा है कि ये एक पर्णक के इम्प्रेशन है। ठीक है, तो जैसा अभी मैंने कहा, छाप जो होती है वो गहरे रंग की होती है, और इस प्रकार के फॉसिल में केवल बाह्य संरचना का हम अध्ययन कर सकते हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन नहीं कर पाते, यूँ क्योंकि ये केवल छाप है, और छाप केवल बाहरी भाग की होती है, तो वो आंतरिक संरचना का अध्ययन नहीं करवा पाती। दूसरे प्रकार का फॉसिल है कंप्रेशन, जिसे हम संपिन जीवाश्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक सबसे कॉमन प्रकार का जीवाश्म होता है, और इसका निर्माण पौधे या उसके किसी भी भाग का जो सेडिमेंट्स या अवसाद जो है उसमें दबने से होता है। ठीक है, दबने से कैसे कि एक पौधा गिरा और उसके ऊपर दूसरा कोई भी भाग सेडिमेंटेशन हो गया चट्टान का, फिर वो दबता चला गया, तो उस पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। प्रेशर क्रिएट होने से वो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ प्रिजर्व है, और वो चपटा होके वहाँ पर प्रिजर्व है, तो उसके अंदर उसके कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक लेयर जो होती है उसकी, वो साथ में प्रिजर्व होती है। ये छाप नहीं है, है ना। जैसे पहले वाला जीवाश्म था वो छाप थी, ये छाप नहीं है, ये पौधे का भाग वहाँ पर है, और वो पौधे का भाग जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कंप्रेशन का, यहाँ पर भी लीफ्स दिख रही हैं, यहाँ पर भी लीफलेट्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये लीफलेट्स जो हैं वो प्रेशर दबने से बने हैं, ये छाप नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये एक लेयर है, एक परत है, उसमें कार्बनिक पदार्थ भी मौजूद है, जबकि पहले वाले फॉसिल में कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलता है, वो केवल एक छाप के रूप में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जीवाश्म के पर दाब पड़ने के कारण ये चपटे हो जाते हैं, और ये इनमें एक कार्बन की परत पाई जाती है। तो ये हैं तो मुद्राश्म का ही,
ये जो है वो मुद्राश्म का ही प्रकार है, लेकिन इसके अंदर एक कार्बन की परत पाई जाती है। इन जीवाश्मों द्वारा जीवाश्म भाग की बाह्य आकारिकी का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये तो इसकी विशेषता हो गई। और इसका दोष क्या हुआ कि इस प्रकार की जीवाश्म में हम आंतरिक संरचना का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि आंतरिक संरचना तो परिरक्षित ही नहीं होती है। तो इस तरह ये सपिंड जीवाश्म होता है। अब तीसरे प्रकार का जीवाश्म जो है वो कहलाता है इनक्रस्टेशन, परपटाश्म। इस प्रकार के जीवाश्म का निर्माण पौधे अथवा उसके अंगों के मिट्टी में या कीचड़ में दब जाने से होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उस कीचड़ के अंदर का पादप भाग जो होता है वो सड़ जाता है और अंत में एक खोखली संरचना का निर्माण हो जाता है ना। कोई सांचा है, ठीक है। अब वो जो सांचे का जो कोई भी भाग जो है, हम उसको किसी भी वस्तु को अगर हम उसके अंदर गर्म कर दें और किसी सांचे में डाल देते हैं तो वो उसी सांचे का रूप ले लेती है। और उसको जब वस्तु को बाहर निकाल दिया जाए तो एक सांचा जो खाली रूप में रह जाता है, वो ही ये चीज़ यहाँ पर दिखाती है। यानी वो खोखला हो गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस तरह से जैसे कीचड़ था वो बाद में क्या बोलेंगे सॉलिड हो गया, और वो सॉलिड हो गया तो उसने उसका पादप का आकार ले लिया, शेप ले लिया। पादप ये संरचना सड़ गई यहाँ से, और ये खोखला रूप में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पादप के जिस भाग का शेप उसने लिया वो शेप में वो परिवर्तित हो जा रहा है। तो इसको हम कह रहे हैं इनक्रस्टेशन परपटाश्म। तो इस प्रकार के जीवाश्म में क्या हो गया, एक खोखली संरचना होती है। वो जो ठोस चट्टान निर्माणकारी पदार्थ के जमाव से भर जाती है और पत्थर में बदल जाती है। तो इस प्रकार के जीवाश्म के पादप अंगों के बाहर कार्बोनेट जैसे खनिज यौगिकों के अवक्षेपण होता है, और इन जीवाश्म में पौधे का कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलता, क्योंकि वो तो पूरी तरह से नष्ट हो गया, जैसे मैंने अभी बताया, सड़ गया, खत्म हो गया। तो इसका भी विशेषता यह है कि केवल हम बाह्य आकारिकी का अध्ययन कर सकते हैं, और दोष क्या हुआ कि हम आंतरिक संरचना का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉसिल आया वो अश्मीभूताश्म, ठीक है। ये एक रेयर मिलने वाला फॉसिल है, यानी ये कॉमन प्रकार नहीं है, ये एक दुर्लभ जीवाश्म है, यानी कि ये बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्ययन की दृष्टि से, ये सबसे सर्वोत्तम प्रकार के जीवाश्म माने जाते हैं। इन जीवाश्मों में क्या होता है, इन जीवाश्मों में कार्बनिक उत्तक अकार्बनिक रूप या पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। उत्तक की बात आ रही है, इसका मतलब आंतरिक संरचना की बात आ रही है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू इनटू स्टोन्स, इनटू स्टोन्स, TO2 है ना, इनटू स्टोन्स, इन स्टोन्स में ये बदल जाते हैं। अब यहाँ पर जो थ्योरी काम कर रही है वो थ्योरी कौन सी हो गई, इनफिल्ट्रेशन, अंतःस्पंदन हो गया, है ना। जो बाहर के जो पदार्थ हैं, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में मैंने क्या बताया था आपको कि जो बाहर के पदार्थ हैं वो उत्तकों के अंदर जाते हैं, प्लांट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और पौधे के अंदर के जो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर कार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं और अंत में ठोस हो जाते हैं। अब जब ठोस हो गए तो जो आंतरिक उत्तकों की जो संरचना है वो उन ठोस पत्थरों पर दिखाई देती है ना। और बाह्य तो है, बाह्य इंप्रेशन तो उसका है। तो इस तरह से ये जीवाश्म जो होते हैं वो आंतरिक और बाह्य दोनों संरचनाओं के अध्ययन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल होते हैं, लेकिन ये मिलते बहुत कम हैं। तो इसमें अब आगे पढ़ें हम क्या होता है। ऐसे जीवाश्मों का निर्माण लगभग 20 प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे कार्बोनेट, सिलिकेट, सल्फेट आदि के इनफिल्ट्रेशन, अभी मैंने बोला अंतःस्पंदन के द्वारा होता है। तो यहाँ आप देखिए बहुत ही क्लियर, ये एकदम वुड की तरह दिखाई दे रहा है। ये आपको ऐसा लग रहा है ना वुड है, ये एक्चुअली फॉसिल है, ये सब पत्थर का रूप हो गया है। अब इसके अंदर आप ये स्टेम का आधा भाग आप देख रहे हो, तो आंतरिक संरचना भी इसके अंदर क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना। दो भाग इसके जो हैं, अंदर जो वाला जाइलम वाला रीजन है और ये बाहर कॉर्टेक्स वाला रीजन भी बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह इसमें ये तो बाह्य संरचना तो है ही,
तो बाह्य और आंतरिक दोनों संरचना इसमें प्रिजर्व होती है। ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन से क्या होता है, जीवाश्म पौधे सिलिकेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि के लवणों के विलयन को अवशोषित करते हैं और इन पदार्थों के अवशोषण के कारण सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड जैसे अनेक पदार्थ ऊतकों में जमा हो जाते हैं। इसमें अधिकांश कार्बनिक पदार्थ तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मूल कोशिका भित्ति शेष रह जाती है और इस प्रकार संपूर्ण संरचना एक पत्थर या पथरीली बन जाती है। इन जीवाश्म में सेलुलोज और लिग्निन भी पाए जाते हैं और ये हम बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की संरचना, पादप की दोनों प्रकार की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। यानी इसके अध्ययन की दृष्टि से ये मैंने जैसे बताया बहुत ही श्रेष्ठ है। इसमें पादप की बाह्य और आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। इस जीवाश्म का अंतःस्पंदन प्रक्रिया द्वारा परिरक्षण होता है, अतः जीवाश्म पादप का मूल स्वरूप जो है वो बना रहता है। निर्मित पथरीले जीवाश्म का हम काट करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो स्टडी, जो फॉसिल की जो स्टडी है उसके लिए जीवाश्म सबसे इम्पोर्टेंट जीवाश्म होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में अश्मिभूताश्म को पूछा जाता है। इसके बाद और भी जो जीवाश्म है, नेक्स्ट 5वें नंबर पर आता है कोल बॉल्स। नाम बता रहा है कोयला, है ना, कोल मीन्स कोयला होता है। कोल बॉल्स के रूप में, गोले गोला का रूप में यहाँ देख पा रहे हो, एक कोयले की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो एक कोयले की तरह यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और ये जो बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तरह से कोयला जो कि आग वगैरह लगाने के काम आता है, उस तरह का ये जीवाश्म होता है। तो ये एक अनियमित गोलाकार गेंद जैसे मिलने वाले अश्मिभूताश्म अंग हैं, है ना, है तो अश्मिभूताश्म पेट्रीफाइड फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो ये कोयले में पाए जाते हैं, अतः इनका नाम कोल बॉल्स होता है। और ये इनका जो डायामीटर होता है वो कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकता है। यानी मिलीमीटर की बात कर रहे हैं तो बहुत छोटा, और 1 मीटर की बात कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ा। तो मिलीमीटर से लेके ये 1 मीटर तक मिलते हैं। और कोयले में अधिकांश जीवाश्म जो होते हैं वो इसी रूप में मिलते हैं। तो ज़्यादातर कोल बॉल्स जो होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, स्थानागत होते हैं, वहीं स्थानागत क्षेत्र में मिलते हैं, अर्थात मतलब सब जगह नहीं मिलते हैं। जहाँ कोयले का निर्माण हो रहा है ये वहीं पर मिलते हैं, तो ये लोकलाइज कहलाता है ना। तो ये लोकलाइज फॉर्म के अंदर मिलते हैं। इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट मिलते हैं और कभी कभी आयरन सल्फाइड भी मिलता है और इनमें भी बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की संरचना पाई जाती है। यानी ये भी अध्ययन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये वो पहले, इससे पहले हमने अश्मिभूताश्म पढ़ा, ये भी अश्मिभूताश्म है लेकिन ये कोयले के फॉर्म में पाए जाते हैं, कोल बॉल्स के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ममीफाइड फॉसिल। ममीफाइड फॉसिल भी कहते हैं, या से कॉम्पैक्टेशन, सहज जीवाश्म भी कहा जाता है। ये सहज जीवाश्म में इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगी कि आपने कई बार पढ़ा होगा इजिप्ट वगैरह के अंदर जो वहाँ के राजा महाराजा थे, उनको उन पिरामिड्स के अंदर उनकी बॉडी को ममीफाइड करके, उनकी ममी बनाकर, उनके ऊपर लेप करके या ऐसे सुरक्षित करके उन पिरामिड्स के अंदर दफनाया जाता था। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर वो फॉर्म प्लांट्स के फॉर्म में आ रही है। इसमें क्या होता है कि पौधे के जो भाग होते हैं और ख़ासकर जो मोटे भाग होते हैं, है ना, जो जिसे चर्मिल भाग कहते हैं, और साथ में कठोर बीज या फल जो होते हैं वो ममीकृत हो जाते हैं, ममीफाइड रूप के अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं। यानी उनके ऊपर कोई लेयर जो होती है वो बन जाती है उनके ऊपर। तो इन जीवाश्म में रसायन अंतःस्पंदन द्वारा प्रवेश करते हैं और यह जीवाश्म पादप या पादपम के परस्पर दबाव से ये बनते हैं। इन जीवाश्मों का अध्ययन के लिए हम इनके सेक्शन भी काट सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो इस सेक्शन जो होता है वो इनका इजीली कट जाता है। और इनके जो इनमें परस्पर पादपों के बीच कोई मध्यवर्ती पदार्थ
नहीं भरा होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ममीफाइड। यहाँ आप देख पा रहे हो लीफ जो है वो, ये एक फॉसिल है, लेकिन कितना लीफ की तरह का फॉसिल है, क्योंकि उसके ऊपर एक कठोर लेयर जम गई है और ये ममीफाइड रूप के अंदर प्रिजर्व हो गई है। इसके बाद आता है अंबर, शंकुधारी वृक्ष यानी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो रेजिन होता है वो अंबर कहलाता है। इसमें क्या होता है कि पौधे के जो जितने भी डैमेज पार्ट, क्षतिगत भाग होते हैं, उनसे निकल कर जमीन पर वो रेजिन जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वापस बोलती हूँ, जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के जो रेजिन होते हैं वो अंबर के रूप में कहलाते हैं। इनसे क्या होता है, इन पौधे के जो भागों से निकल के वो रेजिन जो है वो जमीन में चला जाता है, और इस बिखरे रेजिन में कई छोटे जीव या पौधे जो होते हैं वो परिरक्षित हो जाते हैं। तो वो जो रेजिन होता है वो एक्चुअली एक लेयर के रूप में, सपोज एक मोम की लेयर है, मोम की लेयर के रूप में उसके ऊपर उसको प्रिजर्व कर लेता है। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट होता है, रेजिन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है, और वो अंदर वो जीव या जो वो पौधे का कोई भी छोटा भाग है वो बहुत क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे दो तीन तरह के रेजिन फॉसिल दिखाए गए हैं। छोटे 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 वाले जो प्लांट्स होते हैं या जीव होते हैं उनका परिरक्षण इसमें होता है, या बड़े पौधों के बीज जो होते हैं, पराग कण जो होते हैं, जो उनका छोटा भाग होता है वो इसमें परिरक्षित होता है। यहाँ पर आप एल्गी को देखेंगे, इस तरह से आप देख रहे हैं ना, फिलामेंटस एल्गी की ये जो सेल हैं, और वो बिल्कुल हमको एल्गी के फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन इनके ऊपर अंबर की जो रेजिन की जो है वो लेयर छड़ी हुई है, इसलिए इसको हम अंबर कहते हैं। तो अंबर क्या है, जिम्नोस्पर्म का जो रेजिन है वो अंबर कहलाता है। उसके अंदर परिरक्षण हो जाता है पौधे के छोटे भागों का या छोटे पौधों का, और वो प्रिजर्व हो जाते हैं, इसलिए वो फॉसिल कहलाते हैं। और लास्ट में सीडो फॉसिल, सीडो मतलब नकली, असली में ये फॉसिल नहीं है, कूट आभास हमको दे रहा है, आभासी फॉसिल। इसमें ये एक्चुअल में ये जीवाश्म नहीं है, इनके जीवाश्म होने का हमको आभास होता है। यानी वह चट्टान जो पादप या प्राणी जैसी नजर आती है अथवा जिनसे जीवाश्म होने का भ्रम होता है, उसे हम कूट फॉसिल कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला ये असली फॉसिल नहीं है। तो इनमें ये इस तरह की चट्टानें दिखाई देती हैं कि हमको लगता है कि ये जीवाश्म हैं, लेकिन ये जीवाश्म नहीं होते हैं। तो जीवाश्म होने का हमको आभास हो रहा है। जैसे अब यहाँ एक पिक्चर देख पा रहे हो आप, ये पूरी फोटोग्राफ जो होती है इसमें ऐसा फील हो रहा है कि ये वाला भाग, ये ऐसा आप देख पा रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कोई लीफ का, पादप का कोई भाग है, जैसे यहाँ लीव्स भी ऐसे दिखाई दे रही हैं। तो ये हमको आभास दे रहा है कि ये फॉसिल है, और एक्चुअल में ये फॉसिल नहीं है। तो इसे हमको कहते हैं कूट फॉसिल या सीडो फॉसिल्स। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के फॉसिल्स हैं। एक बड़ा क्वेश्चन इस पे बनता है, पूरे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स पे एक फुल ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, और साथ में डेफिनेशंस पूछी जाती है, अश्मीभूताश्म क्या है, कोल बॉल्स क्या है, ममीफाइड क्या है, इम्प्रेशन क्या है ना। तो ये 8 प्रकार की आपको डेफिनेशन भी बन जाती हैं, और साथ में जैसे अश्मीभूताश्म के बारे में लिखो तो ये एक 3.5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। इसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए। हर स्लाइड में, जितनी भी स्लाइड्स मैंने अभी आपको दिखाई हैं, हर स्लाइड के अंदर आप देखोगे कि क्लियरली मैंने लिखा हुआ है, और मैंने पूरा हिंदी में लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं। तो हिंदी मीडियम में लिखा है, तो उसको आप नोट करते रहिए। नोट करते रहेंगे तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।